नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सोनीपत में गौशाला के 126वें वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। प्रदेश की 602 गौशालाओं को 68 करोड़ 34 लाख की अनुदान राशि जारी। अब हर जिले में बनेंगे आदर्श परीक्षा केंद्र, युवाओं को मिलेंगी कई सुविधाएं। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दी जानकारी। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से चली कई राउंड गोलियां। पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में आयोजित धर्मार्थ गौशाला के 126वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को होली के महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व सकारात्मकता, सेवा और समर्पण की भावना को और सुदृढ़ करने का अवसर देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत जिले की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि प्रदान करने का काम किया जाएगा। वहीं आज प्रदेश की 602 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि देने की योजना है। पिछले 11.25 वर्षों में पंजीकृत गौशालाओं को कुल 457 करोड़ 41 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जा चुके हैं। आज की राशि के साथ यह आंकड़ा बढ़कर अब 525 करोड़ 75 लाख रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गौशालाओं के विकास, प्राकृतिक खेती और गोवंश संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बजट में 7 नए पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया गया है। वहीं 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय की स्थापना की घोषणा की गई है। हरियाणा में वर्तमान में 697 पंजीकृत गौशालाएं हैं। हरियाणा सरकार भी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। आज मैंने सोनीपत जिला की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए के अनुदान चारा राशि आज देने का यहां से काम करेंगे। और साथियों, अगर मैं बात पूरे प्रदेश की करूं, पूरे प्रदेश के आज हमारे बीच में गौ प्रेमी, गौशालाओं के प्रतिनिधिगण 602 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधिगण के लिए आज पूरी गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार आज 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि आज देने का काम करेगी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में सिर्फ चारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए 457 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का काम किया है। साथियों, आज की राशि मिलाकर के अगर हम बात करें तो 525 करोड़ 75 लाख रुपए का ये अनुदान राशि दी जा चुकी है। साथियों, हमारे देश में गाय माता आदि काल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। हरियाणा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जहां अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी 23 जिलों में करीब 90 आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराना है। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आदर्श परीक्षा केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सुरक्षित प्रश्न पत्र वितरण व्यवस्था, पर्याप्त बैठने की सुविधा, पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि वे बिना किसी असुविधा के लिए परीक्षा दे सके। आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षा में अभ्यर्थियों के सुविधा के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को फ्री बस सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश का पहला आदर्श परीक्षा केंद्र कुरुक्षेत्र में इसी साल 25 दिसंबर को लोगों को समर्पित होगा। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। अपराध जांच शाखा 2 की टीम के पहरावर गांव के पास बदमाशों से आमना सामना हुआ, जिसके दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के बाद सीआई 2 की टीम ने 2 घायल बदमाशों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान प्रदीप डागर निवासी जाड़ौदा दिल्ली और सोमवीर निवासी मदीना के रूप में हुई है। दोनों को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। प्रदीप डागर को दोनों पैरों में जबकि सोमवीर को एक पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों के तार हाल ही में हुए प्रॉपर्टी डीलर सत्यावान हत्याकांड से जुड़े हैं और हत्या के बाद बदमाशों ने शव देने से इनकार कर दिया था और सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट भी वायरल हुई थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस इस मामले में 2 बदमाशों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं हत्या के 5वें दिन जवाहरलाल नेहरू कैनाल से सत्यावान का शव बरामद हुआ था। आरोपियों ने शव को पत्थर बांधकर नहर में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बिरधाना में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आपसी विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान अंजलि पत्नी संजय निवासी गांव बिरधाना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने अंजलि को 8 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी संजय फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआत की जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी संजय के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इसी वर्ष जनवरी महीने में जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस अब उसके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक निजी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसको लेकर परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने स्कूल के शिक्षकों पर संगीन आरोप लगाए हैं। अभिभावकों ने स्कूल के कुछ शिक्षकों पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बच्चियों के साथ बीते करीब 3 महीने से छेड़छाड़ की जा रही है। इसमें कुछ महिला अध्यापकों पर भी मिलीभगत का आरोप लगा है। हंगामे की सूचना पर सदर थाना और महिला पुलिस मौके पर पहुंची और अभिभावकों को जांच का आश्वासन दिया। परिजन स्कूल बंद करवाने पर अड़े हैं और वहीं स्कूल प्रबंधन ने कहा कि परिजनों के ये सारे आरोप गलत है। अगर कोई शिक्षक गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई के लिए स्कूल प्रबंधन तैयार है और मामले की जांच होनी चाहिए। बहादुरगढ़ शहर के पटेल नगर में 22 वर्षीय रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की शादी करीब 3 महीने पहले विशाल निवासी पटेल नगर से हुई थी और मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या की है। मामले में निष्पक्ष जांच कर इंसाफ दिलाने की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पिता का कहना है कि उनकी गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उनका कहना है कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी थी और वह फांसी नहीं लगा सकती। उनकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने घटना को हादसा मानते हुए कार्रवाई की है। करनाल के जिला सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य करनाल में निर्माणाधीन रिंग रोड पर सर्विस लाइन की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम दफ्तर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने 6 मार्च को सर्विस लाइन और ट्रेड डील के विषय पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए करनाल के ताऊ देवीलाल चौक से लेकर जिला सचिवालय तक एक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही। वहीं रतन मान ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील नहीं बल्कि अमेरिका की डिक्लेरेशन है। 2 बार एनएचआई के साथ ही एसडीएम ऑफिस करनाल में भी फैसला हो लिया। फैसले कॉपी हमारे पास है। उसके बाद भी खेतों में जाने का रास्ता को सर्विस लाइन को वो नहीं बनाई जा रही। 1 महीने से हम वहाँ लगातार शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शासन प्रशासन के अधिकारियों को कल वो जूम तक नहीं रेंग रही। तो आज जो 1 मार्च को हमारी मीटिंग थी उसमें हमने फैसला लिया भाई एसडीएम करनाल को नोटिस दिया जाए। आज वो हम नोटिस देने के लिए आए। हम आने वाले टाइम में सड़क भी रोकेंगे और जरूरत पड़ी तो रेल भी रोकने के लिए हम मजबूर होंगे। तो ऐसे कड़े फैसले में, ऐसे कड़े आंदोलन में किसी जान माल का नुकसान होगा तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? ये अधिकारी होंगे जो आंख मूंदे बैठे हैं।
करनाल के करण गेट के पास स्विफ्ट गाड़ी में सवार चोरों ने एक दुकान से लाखों रुपए की साड़ियां चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने मूल्यवान साड़ियों को चोरी किया और वहीं चोरी करने से पहले सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दुकान मालिक के अनुसार उनको सुबह सूचना मिली कि उनके दुकान में चोरी हो गई। जैसे वे दुकान में पहुंचे तो देखते हैं कि लाखों रुपए की साड़ियों को चोर चोरी करके फरार हो गए। इसके बाद दुकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। आया 5:30 बजे की बात है ये कि भी आपकी दुकान के शटर के ताले टूट के साइड वाली दुकान के आगे पड़े हैं। मैं जैसे ही आया मैंने देखा कि मेरी दुकान का जो भी नया स्टॉक आया था ऐसे ऐसे जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसे 8-10 पार्सल थे। सारा नया स्टॉक और पुराना स्टॉक अभी काउंटिंग नहीं की है। जैसे काउंट होगा उसके बाद पता लगेगा। 15 से 20 लाख रुपए का माल था जो वो सारे का सारा ही लेके चला गया है। जी जी जी, मैं सूचना किस लिए दी? मुझे एक पड़ोसी ने हमारे सूचना दी कि भी ऐसे ऐसे करके आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। हाँ, मैं तो तभी मैंने आके देखा तो सारा नया स्टॉक मेरा जो था 8-10 लाख का नया स्टॉक था और बाकी स्टॉक था। अभी काउंटिंग करेंगे तब पता लगेगा कितने का स्टॉक है। तो प्राथमिक सूचना आपने दे दी है? बिल्कुल, हाँ जी, FIR दर्ज करा दी है। बस मेरी SP साहब से यही अपील है कि जल्द से जल्द मेरा स्टॉक मेरे को मिल जाए, चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।